we're going to discuss the second law of thermodynamics. Let's start with entropy. What happens when a system goes from a non-equilibrium to equilibrium state? जब हम किसी सिस्टम को नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ लेके जाते हैं तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा होता है? देखिए, ये आपके पास एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल गैस इन सिलेंडर है या किसी कैबिन के अंदर आपने गैस ली है किसी विजल के अंदर। अब इसमें इनिशियली जो है वो गैस इतने से हिस्से में कन्फाइंड है, ठीक है। इसका एक वेल डिफाइंड वॉल्यूम या टेम्परेचर या प्रेशर है। आपके पास इस सिस्टम के बारे में एक डिफाइंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है ना। आपको इसका वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है। अब ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज टाइम गोज, आप क्या करते हैं कि इसको किसी भी वे से आप इसको नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि जो गैस की जो सिर्फ इस हिस्से में कन्फाइंड थी, आप इसको अलाउ कर देते हैं कि इस पूरे कंटेनर के अंदर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर ज्यादा था, एक थोड़ी सी रीजन में कन्फाइन थी, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में थी। जब आप इसको इक्विलिब्रियम में लेके गए तो ये ऑर्डर जो था वो डिक्रीज हो गया, यानी कि ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिसऑर्डर इंक्रीज हो गया। ऑर्डर से आप डिसऑर्डर की तरफ चले गए, ऑर्डर डिक्रीज हुआ, डिसऑर्डरनेस बढ़ गई। यहाँ पे आपके पास वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, जबकि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आपके पास अब इंफॉर्मेशन कम हो गई है। अब आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट इसका वॉल्यूम इस वक्त क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है। यहाँ पे आपके पास इस नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में आपके पास जो थी वो इंफॉर्मेशन ज्यादा थी। इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन रिड्यूस होगी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप एक सिस्टम को इवॉल्व करते हैं फ्रॉम अ नॉन इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि सिस्टम जब इवॉल्व करता है इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ, इसका मतलब है कि वो मूव करता है फ्रॉम अ मोर ऑर्डर टू लेस ऑर्डर, ठीक है। मोर ऑर्डर टू लेस ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर ज्यादा था, यहाँ पे ऑर्डर कम हो गया। इट मूव्स फ्रॉम मोर इंफॉर्मेशन स्टेट टू लेस इंफॉर्मेशन स्टेट, ठीक। तो अब देखें, जब ऑर्डर रिड्यूस हुआ, ऑर्डर रिड्यूस होने का मतलब है कि क्या चीज इंक्रीज हुई है, डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, ठीक है ना। डिसऑर्डरनेस बढ़ गई है और जैसे आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा डिसऑर्डरनेस मैक्सिमम हो जाएगी। तो मेजर ऑफ डिसऑर्डर क्या होता है, दैट्स कॉल्ड द एंट्रोपी। So when the system evolved from a non-equilibrium to equilibrium state, a quantity has been maximized, and we call this the entropy of the system. ये आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो, क्वांटिटी जो है वो एंट्रोपी कहलाती है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस हमेशा इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम होता है, दैट्स मीन एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी इज मैक्सिमम। सो अगेन एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट। क्यों फंक्शन ऑफ स्टेट है? अगर आपको याद हो कि इसका फार्मूला हमारे पास क्या था एंट्रोपी का, एस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी। तो हमने डी क्यू जो कि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल था उसको 1/t से मल्टीप्लाई किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया था, जिसको हम अगर इंटीग्रेट करते तो हमें एक न्यू फंक्शन ऑफ स्टेट एंट्रोपी दे रहा था। Here again entropy is a function of state, that's mean entropy only depends on initial and final values of macroscopic variables. Entropy is independent of a path, ये paths independent है। So let's come to second law of thermodynamics. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेसिक डेफिनेशन पे जाने से पहले देखिए, इन रियलिटी कोई भी प्रोसेस जो है वो 100% रिवर्सिबल नहीं होता है। हमारे पास यूनिवर्स में डेली लाइफ में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ऑलमोस्ट सारी रिवर्सिबल ही होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हम सेम उसी स्टेट में उसी सिस्टम में वापस चले जाएं जहां से हमने स्टार्ट किया था, कभी भी ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कप ऑफ टी है, ठीक है, उसमें आपने थोड़ी शुगर ऐड की, उसको आपने स्टिर कर दिया, ठीक है। स्टिरिंग करने के बाद क्या होगा, शुगर इसमें डिजोल्व होगी। अब आप कोई आपके पास ऐसा वे नहीं है कि आप उस शुगर को उस चाय में से सेपरेट कर सकें, तो वो डिजोल्व होगी तो हो गई। अब एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसी तरह ऑलमोस्ट नेचर में अकर करने वाला हर प्रोसेस जो इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो रेयर होते हैं, ऑलमोस्ट दे आर एक्सेप्शन, ठीक है। तो व्हेन टू सिस्टम, जब आप नॉर्मली दो डिफरेंट सिस्टम्स को जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हों, आप जब उनको एक दूसरे के साथ उनके दरमियान थर्मल कॉन्टेक्ट करवाते हैं तो हमेशा क्या होता है कि हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो करती है, एनर्जी हमेशा प्रेफर करती है टू फ्लो फ्रॉम अ बॉडी विद अ हाई टेम्परेचर टू वन विद अ लोअर टेम्परेचर, and we associate the higher temperature with the hotter body and normally the lower temperature with the colder body. And temperature is simply the degree of mere hotness of a body,
कि आप टेम्परेचर क्या है, कोई बॉडी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, वो हम कहते हैं कि टेम्परेचर को बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक एसेंस ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि हीट हमेशा हॉटर से कोल्डर बॉडी की तरफ मूव करती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। ये बेसिक एसेंस है, बेसिक प्रिंसिपल है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करने से पहले, इस पे जाने से पहले हमें लेट्स वी हैव टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ थर्मल रिजर्वायर। हमें थर्मल रिजर्वायर से पहले तो स्टार्ट करना होगा। थर्मल रिजर्वायर को नॉर्मली हम हीट बाथ भी कहते हैं, अक्सर आपको हीट बाथ की टर्म नजर आएगी। अब हीट बाथ एक्चुअली क्या है? हीट बाथ या थर्मल रिजर्वायर एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी अपनी हीट कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर उसमें आप थोड़ा बहुत बाहर से कुछ हीट इसमें ऐड भी कर देते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो उस बॉडी का, उस हीट रिजर्वायर का, हीट बाथ का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है ना। यानी कि इस थर्मल रिजर्वायर की अपनी हीट कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि इसमें आप बाहर से थोड़ी बहुत हीट ऐड भी कर देंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं होता है। सो thermal reservoir is defined as a body which has such a huge large heat capacity that its temperature doesn't change when energy is added to it, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी एग्जाम्पल आप दे रहे हैं कि आपके पास कोई ब्लॉक ऑफ कॉपर है, ठीक है, एक्ट करेंगे एज अ थर्मल रिजर्वायर। अगर आप उसमें बाहर से थोड़ी बहुत हीट एनर्जी ऐड भी करते हैं तो वो उस कॉपर के ब्लॉक के ऊपर, उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सो there are basically two statements of second law of thermodynamics, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट वाज गिवन बाय कैल्विन एंड प्लांक। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, कैल्विन और प्लांक ने दी थी, एंड दे सेड इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन ऑपरेटिंग in a cycle to take heat from a single reservoir, produce an equal amount of work and to have no other effect। क्या मतलब है इस बात का? okay, they said ऐसी कोई मशीन या इंजन कंस्ट्रक्ट करना नामुमकिन है, और वो इंजन वर्क भी साइक्लिक प्रोसेस में कर रहा हो। ऑपरेटिंग इन अ साइकिल मीन कि जो सिस्टम में जो इसका जो वर्किंग साइकिल है वो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा इंजन या मशीन जो है वो कंस्ट्रक्ट करना नामुमकिन है कि जो किसी हीट रिजर्वायर से हीट ले, ठीक है, और उस सारी की सारी हीट को इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर दे और कोई अदर इफेक्ट ना छोड़े। अदर इफेक्ट का मतलब है उसकी अपनी सराउंडिंग को कोई इफेक्ट ना करे, यानी कि और किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, कहीं पे कोई हीट उसने जाया नहीं की, कुछ नहीं हुआ। जितनी हीट उसने थर्मल रिजर्वायर से ली वो सारी की सारी उसने क्या की, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर दी। तो ऐसी मशीन बनाना या इंजन बनाना नामुमकिन है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा कोई ना कोई सराउंडिंग में इफेक्ट जाता है, इनके जो इनपुट हीट है उसमें से हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमेशा लाजमी होती है। इसी तरह सिमिलर जो स्टेटमेंट थी दैट वाज गिवन बाय क्लॉसियस ने जो सेकंड दी थी, दैट वाज इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट which operating in a cycle produce no other effect than to transfer heat from a colder to a hotter body। कि कोई भी ऐसी जो है मशीन जो है कंस्ट्रक्ट करना नामुमकिन है जो कि सारी की सारी हीट को, जो कोल्डर बॉडी से हीट ले, वो सारी की सारी को हॉटर बॉडी में कन्वर्ट कर ले विदाउट नो अदर इफेक्ट, ठीक है ना। अगेन कि सराउंडिंग में कोई इफेक्ट ना आए, वो जितनी हीट ले वो सारी की सारी एक बॉडी से लेकर दूसरी में कन्वर्ट कर दे, ऐसा मशीन बनाना, इंजन कंस्ट्रक्ट करना नामुमकिन है। अब इस बात को जहन में रखते हुए हम लोग देखते हैं कार्नोट साइकिल को बेसिकली डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ठीक है। अब कार्नोट साइकिल जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक रिवर्सिबल साइकिल है जो कि वर्क करता है बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, ठीक है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की यही बात जो भी हमने जो स्टेटमेंट अभी हमने दी है स्टार्ट में, फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी, जितनी हीटली उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे और कोई अदर इफेक्ट ना करे, इसके ऊपर बेस कर रहा है कार्नोट साइकिल। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब कार्नोट साइकिल में बेसिकली होता है क्या है, इसमें हम क्या डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो बेसिकली डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एन इंजन। किसी इंजन के वर्क को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एज अ साइकिल ऑफ प्रोसेस। उसमें काफी सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं डिफरेंट काइंड्स की, एंड द नेट रिजल्ट ऑफ विच इज टू टेक हीट एनर्जी आउट ऑफ अ हॉटर थर्मल रिजर्वायर, कन्वर्ट सम ऑफ द एनर्जी इनटू वर्क विद द रिमाइंडर एंटरिंग द colder thermal reservoir।
क्या इसमें हम बेसिकली करते हैं, हमने कोई ऐसा इंजन की वर्किंग लेनी है जो कि किसी साइक्लिक प्रोसेस में साइकिल में वर्क कर रहा हो, और उसका नेट रिजल्ट हमारे पास क्या है कि जितनी हीट उसने थर्मल रिजर्वायर से हीट रिजर्वायर से ली है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट को वो किसी सिंक में या कोल्डर थर्मल रिजर्वायर में थ्रो कर दे। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होता क्या है, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इस कॉर्नर साइकिल के अंदर या जो इसकी वर्किंग के अंदर, इस इंजन की कॉर्नर इंजन की वर्किंग के अंदर बेसिकली देयर आर टू सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस। दो तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं, दो तरह की चेंजेस मेनली हो रही होती हैं, आइसोथर्मल और एडिबेटिक। आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल चेंज इज वन, उसमें पता है कि देयर इज no change in temperature in which the pressure and volume are altered in such a way that the temperature remains constant। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं, जबकि एडिबेटिक चेंज में हीट एंटर सिस्टम में नहीं होती है। इस तरह की चेंज है, इसमें नो हीट एंटर द सिस्टम व्हेन द वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज। इसमें भी अगेन वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज होती है, बट इस तरह से चेंज होंगी कि सिस्टम में हीट एंटर नहीं होगी बट उसका टेम्परेचर चेंज होगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जबकि एडिबेटिक में टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक, अब इसमें बेसिकली टोटल 4 प्रोसेस हैं, चेंजेस दो तरह की हो रही हैं, आइसोथर्मल और एडिबेटिक, और प्रोसेस जो है वो 4 इन्वॉल्व है। किस तरह से उसको जरा डिटेल में हम यहाँ से देखते हैं। लेट्स से देखिए, ये हमारा ये कॉर्नर साइकिल है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, वर्किंग सब्सटेंस जो है हमने यहाँ पे कोई आइडियल गैस ले ली, ये हमारा इंजन, इसमें हमने जो वर्किंग सब्सटेंस है वो कोई आइडियल गैस ली। अब इस आइडियल गैस को हमने कनेक्ट किया किसी हीट बाथ या थर्मल रिजर्वायर के साथ जिसका टेम्परेचर T1 था। ठीक है, उसकी जो हीट एनर्जी थी वो Q1 थी। इस सिस्टम ने, इस वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस को हमने क्या किया, इंजन ने हीट बाथ से Q1 हीट ली। Q1 या फिर इसे Q1 भी हम कह सकते हैं, Q इन भी यानी कि इनपुट हीट, उसने कुछ अमाउंट ऑफ Q1 ली, उसका पार्ट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, और उसका जो कुछ पार्ट है, रेस्ट ऑफ द इनपुट हीट दैट इज Q2, वो उसने थ्रो कर दी किसी हीट सिंक के अंदर या किसी कोल्ड रिजर्वायर के अंदर जिसका टेम्परेचर जो था वो T2 था। हीट बाथ का टेम्परेचर T1 है और थर्मल रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है दैट इज T2। इसको हम सिंक भी नॉर्मली बोलते हैं, हीट सिंक, जो T2 टेम्परेचर पे है। अब इनपुट हीट कहाँ यूटिलाइज हुई, वर्क डन में, प्लस आउटपुट हीट Q2 में। सो दिस इज बेसिकली अ साइक्लिक प्रोसेस। जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होगा उसके बाद दोबारा से फिर से वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से ये वर्किंग सब्सटेंस हीट बार से कुछ हीट लेगी, उसका कुछ पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट करेगी, रिमेनिंग इसमें थ्रो करेगी, उसके बाद देन अगेन अपनी इनिशियल कंडीशन पे वापस चला जाएगा, वो साइकिल कंप्लीट होगा, फिर अगेन से दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको पीवी डायग्राम के थ्रू इन प्रोसेस को चेक करें, लेट्स सी हमारी पीवी डायग्राम है। अब इसमें बेसिकली 4 प्रोसेस हो रही हैं, ए टू बी, यानी कि सबसे पहले इस रीजन के अलोंग ए टू बी गैस ने, सिस्टम ने हीट बाथ से हीट ली किसी टेम्परेचर T1 के ऊपर, कांस्टेंट टेम्परेचर था, चेंज नहीं हो रहा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस था। ए टू बी उसने हीट ली और उसने गैस ने खुद को आइसोथर्मली एक्सपेंड किया। देखिए एक्सपेंड हो रही है, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। ए पॉइंट पे वॉल्यूम अगर VA था तो बी पॉइंट पे वॉल्यूम VB है और VB VA से ग्रेटर है, गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है। ए टू बी जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है। देन बी टू सी एडिबेटिक एक्सपेंशन हो रही है, अगेन वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन है बी टू सी अगर जब जा रहे हैं, बी का वॉल्यूम कम है, सी का वॉल्यूम ज्यादा है, सी हाई वॉल्यूम पे है, अगेन एक्सपेंशन हो रही है बट एडिबेटिक एक्सपेंशन है। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर फिक्स नहीं है। सो सिमिलरली जब बी टू सी के बाद अगेन गैस जो है वो आइसोथर्मली कंप्रेस होगी, सी टू डी के लॉन्ग आइसोथर्मली कंप्रेस होगी किसी टेम्परेचर T2 के ऊपर जो किसी हीट सिंक का टेम्परेचर है। उसके बाद देन डी टू ए के पाथ के लॉन्ग एडिबेटिक कंप्रेशन होगी, गैस दोबारा से अपनी इनिशियल कंडीशन में, यानी कि जितनी वो एक्सपैंड हुई थी दोबारा से उतनी ही रिवर्ट बैक होगी, उतनी कंप्रेस होकर अपनी उसी इनिशियल कंडीशन पे वापस चली जाएगी जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। जैसे वो यहाँ पे वापस जाएगी आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगेन दोबारा से फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक कॉन्टिन्यूस साइकिल है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये वर्किंग इसकी इस तरह से चलती रहेगी। अब टोटल एक साइकिल के अंदर 4 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression and then adiabatic compression. Now एक जो इसकी मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है
कि जो इसका बेसिक, अगर कहा जाए कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर कॉर्नर साइकिल वर्क करता है वो क्या है, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ हीट रिजर्वायर एंड हीट सिंक मस्ट बी डिफरेंट। दोनों के टेम्परेचर डिफरेंट होने चाहिए, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अगर इनके टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो ये हीट इंजन फेल हो जाएगा, इसकी कोई एफिशिएंसी नहीं होगी, 0% इसकी एफिशिएंसी। इनको इनके T1 और T2 जो ये इक्वल नहीं होने चाहिए, T1 shouldn't be equal to T2। So now let's we have to find the efficiency of this engine। ना हमने इंजन तो देख लिया, उसकी सारी वर्किंग पे प्रोसेस भी देख लिया, अब हम उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि ये इंजन जो बना है ये कितने % एफिशिएंट है, यानी कि हमें आउटपुट कितनी मिल रही है, कितनी हीट जाया हो रही है और आउटपुट में क्या मिल रहा है। बेसिकली आउटपुट और इनपुट रेशियो जो होती है तो हमें इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो अब एफिशिएंसी फाइंड करनी तो हमें चारों प्रोसेस के लॉन्ग देखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं और कितना वर्क डन हो गया हर प्रोसेस के लॉन्ग। तो एफिशिएंसी बेसिकली होती है आउटपुट ओवर इनपुट। तो हमें फाइंड करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो देखिए हमारे पास जो हमारी वर्किंग सब्सटेंस थी वो क्या थी, आइडियल गैस थी, जिसके ऊपर हम वर्क करके हमारा जो सिस्टम है वो आइडियल गैस है। आइडियल गैस की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है दैट इज P v equal to NKT। अब सबसे पहले क्या करें, हमने वर्क डन फाइंड करना है कि ए टू बी के अलोंग चारों प्रोसेस के लिए अपने वर्क डन फाइंड करना है। तो सो लेट्स स्टार्ट विद कर्व ए टू बी। ए टू बी के अलोंग कितना वर्क डन हुआ है, तो ये आप कैलकुलेट कर लें, सिंपली उसका फार्मूला यूज करें वर्क डन का। ठीक है, ये हमें पता है कि जब किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है तो हम ये फार्मूला वर्क डन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें पी की प्रेशर की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल लें, भी इधर ले जाए एन के टी भी वो यहाँ पुट करें। अब देखिए टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रल से बाहर ले लें, सिर्फ जो यहाँ पे चेंज आ रहा है वो वॉल्यूम है, इन वॉल्यूम चेंजेस आपने लेंगे। टेम्परेचर इस पाथ के अलोंग जो है वो कांस्टेंट है, ए टू बी एक फिक्स टेम्परेचर है T1। तो आप T को T1 से रिप्रेजेंट करें, लेबल कर लें, उसको इंटीग्रल से बाहर ले लें। आप सिंपली इसको इंटीग्रेट करें। ठीक है, इंटीग्रेट किए और आपने ये लिमिट्स पुट कर दी, अपर एंड लोअर लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा along द पाथ A to B। नाउ कम टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहते हैं, उसको जरा माइंड में रखें। देखिए हमने इस पाथ के लॉन्ग वर्क डन तो फाइंड कर लिया है, अब इसी पाथ के लॉन्ग A to B कर्व के लॉन्ग चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, डेल्टा U क्या है। ठीक है, अब देखिए डेल्टा U क्या होता है, आइडियल गैस के लिए डेल्टा U क्या है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 3/2 NKT। ये होता है ना 3/2 NKT, यानी कि 3/2 N के कांस्टेंट है, U डिपेंड कर रहा है T के ऊपर। ठीक, इसका मतलब है अगर हम चेंज इन U लेंगे, डेल्टा U फॉर A to B कर्व, वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा T1। चेंज इन टेम्परेचर को बेसिकली देखेगा कितना चेंज हो, तो टेम्परेचर तो इस कर्व के लॉन्ग A to B के लॉन्ग कांस्टेंट है, दैट इज T1। इसका मतलब है जब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो डेल्टा T1 तो जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा T1 जीरो तो इसका मतलब है डेल्टा U1 जीरो है, चेंज इन एनर्जी भी जीरो आपके पास। वर्क डन ये आ गया A to B के लॉन्ग, A to B के लॉन्ग जो चेंज इन एनर्जी थी वो जीरो। अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को राइट करें, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। ठीक है, अब उसमें डेल्टा U को जीरो पुट कर दें, जीरो पुट करके जब इक्वेशन को आप लिखेंगे तो ये आपके डेल्टा Q इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल W। ठीक है, ये आपके पास वहां से इक्वेशन आ जाएगी, उसमें सिंपली आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है एनर्जी की। तो चेंज डेल्टा Q1 यानी कि Q1 जो इनपुट हीट थी वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन आपने क्या कैलकुलेट किया था इस पाथ के लॉन्ग ये। ठीक है, एक तो ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन है तो ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा Q1 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने जब वैल्यू पुट की तो ये प्लस हो जाएगा NKT1 log of Vp over Pa। तो ये Q1 जो है ये आपके पास वो हीट आ गई जो कि इस गैस ने हीट बात से ली और लेके उसने उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट किया और कुछ हीट सिंक में। तो ये आपके पास इनपुट हीट आ गई है Q1। सो इसी तरह से सिमिलरली पहले हम सेम प्रोसेस के लॉन्ग वर्क डन देख लेते हैं, आज तो थर्मल वाले और देन बाद में हम एडियाबैटिक वालों को देखेंगे। तो ये हमने ले लिया A to B। अब कैलकुलेट करते हैं वर्क डन C to D के लॉन्ग।
C2D के लॉन्ग वर्क डन क्या होगा, इनके W3 या C2D। उसी तरह से क्या आपने कैलकुलेट करना है, यही फार्मूला यूज करें। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपने ये फार्मूला अगेन वही लगाना है। ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 आना है, T1 की बजाय T2 आएगा। और यहाँ पे इसी तरह से लिमिट्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, अब C से हम D की तरफ जा रहे हैं तो VC to VD ये लिमिट्स आएंगी। वो जब आप तो इंटेग्रल लेके सॉल्व करेंगे, लिमिट्स करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहीं से ऐसे एज इट इज आपने इसको यहाँ से कैलकुलेट करना है। वैल्यूज जो कर्व के पैरामीटर की है वो पुट करनी है, ये आपके पास आ गई। इसी तरह से सिमिलरली अगेन इसके लिए डेल्टा यू निकालें, डेल्टा यू टी। तो डेल्टा यू थ्री अगेन क्या हो जाएगा इस पाथ के लिए, C2D। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, अगेन जीरो। क्यों जीरो है, बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड करिए चेंज इन टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई डेल्टा U3 विल बी जीरो। तो जब अगेन वो जीरो होगी तो Q फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा Q किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा W के माइनस नेगेटिव ऑफ डेल्टा W। तो वो जब आप ये नेगेटिव और वो नेगेटिव सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो ये आपके पास हीट आ जाएगी, ये आपके पास हीट एनर्जी आ जाएगी, यानी कि आउटपुट के लिए वो हीट है जो सिंक को देगी। ठीक है, रेस्ट ऑफ द हीट, रिमाइंडर ऑफ द हीट सिंक को स्मिथ होती है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखें, सॉरी चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी पाथ 1 के लॉन्ग और पाथ 2 के लॉन्ग। डेल्टा S1 A to B के लिए और डेल्टा S2 C to D के लिए। तो डेल्टा S1 का क्या मतलब है, चेंज इन एंट्रोपी क्या फार्मूला इसका याद करें, क्या था चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला क्या है, डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर T। तो डेल्टा S1 है, S1 का मतलब है डेल्टा Q1 ओवर T1। तो डेल्टा Q1 हमारे पास चेंज इन हीट क्या है, हमने यहाँ से फाइंड किया है, किसके इक्वल है, ये क्वांटिटी NK1। ठीक है, ये पुट करें ऊपर डिवाइडेड बाय T1 टेम्परेचर। ठीक है, वो पुट करें, टेम्परेचर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह से डेल्टा S2 कैलकुलेट करें C2D के लिए। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए सिमिलरली ऐसे ही आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर डेल्टा Q2 ओवर T2। तो डेल्टा Q2 क्या है, ये वैल्यू है डिवाइडेड बाय T2। इसी तरह से टेम्परेचर कैंसिल होने के बाद आपके पास रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा। तो ये डेल्टा S1 आ गया फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा S2 फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन। Now what will be the total change in entropy during one complete cycle? क्या होगा, total change in entropy for during one complete cycle must be zero। जीरो होनी चाहिए। क्यों जीरो होनी चाहिए, मस्ट बी जीरो। क्यों, बिकॉज अभी देखिए मैं स्टार्ट में बात की थी कि एंट्रोपी के फंक्शन ऑफ स्टेट है। तो जो क्वांटिटी फंक्शन ऑफ स्टेट होती है वो हमेशा एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए उसमें जो चेंज आता है डेल्टा यू हो जो ये डेल्टा एस हो कुछ भी हो हमेशा जीरो होता है। जो क्वांटिटी फंक्शन ऑफ स्टेट हो वो एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए इसमें जो टोटल चेंज होता है वो हमेशा जीरो होता है फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास कंप्लीट साइकिल है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, हमने जहां से स्टार्ट किया है हम वहीं पे वापस आ गए। जो हमारी इनिशियल पॉइंट था हमारा फाइनल पॉइंट भी वही है जब हमारा साइकिल कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब है कि एंट्रोपी में जो चेंज है डेल्टा यू वो तो जीरो है, वो तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ इनिशियल फाइनल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो इसके लिए हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करें डेल्टा S1 को डेल्टा S2 को, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। लेकिन ये डेल्टा S1 की वैल्यू, ये डेल्टा S2 की वैल्यू। अभी ये जो आपके पास रेशियो है वॉल्यूम्स की, अभी इसको हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट होती हैं। वो जब आप नेगेटिव ऑफ दिस वो जब आप पुट करके इनको सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 आपके पास जीरो ही आएगा। अभी हम इन रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, वहां से फिर आप उनकी वैल्यू पुट करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मैंने दो पाथ के लॉन्ग डेल्टा एस लिया है, चेंज इन एंट्रोपी लिए। हमने इन दो पाथ की के लिए डेल्टा एस नहीं लिया है, डेल्टा S2 और डेल्टा S4 मैंने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया, बिकॉज वो जीरो है। क्यों जीरो है, B to C के लॉन्ग डेल्टा Q क्या है, जीरो है। एडिबेटिक प्रोसेस है तो एडिबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा Q जीरो होता है। इसी तरह से DA भी एडिबेटिक प्रोसेस है, यहाँ पे भी डेल्टा Q जीरो है। तो फार्मूले में आप डायरेक्ट पुट करें
जब वो पुट कर डेल्टा क्यू ही जब 0 है तो डेफिनेटली डेल्टा एस भी 0 हो जाएगा। तो उन दो पाथ के लॉन्ग एडिबेटिक चेंज के लिए डेल्टा एस होता ही 0 है, सिर्फ आर्थर्मल के लिए एग्जिस्ट करेगा, और वो हमने फाइंड कर लिए हैं। उनको जब ऐड करेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ दोबारा यहाँ पे वापस आए, लेकिन हमने बेसिकली स्टार्ट किया था एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट करनी थी। उसके लिए हमने दो पाथ के लॉन्ग वर्क डन कैलकुलेट कर लिए। जो रिमेनिंग दो पाथ हैं उनके लिए वर्क डन चेक करें। आज एडिबेटिक पाथ के लिए वर्क डन क्या है, बी टू सी एडिबेटिक पाथ का वर्क डन क्या हो जाएगा। एडिबेटिक पाथ के लिए डेल्टा क्यू क्या होता है, 0। जब डेल्टा क्यू 0 है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग उसमें पुट करें डेल्टा क्यू की वैल्यू 0, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है आइडियल गैस की, दिस। ठीक है, तो इसमें चेंज का मतलब है चेंज इन टी। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है बी टू सी के लॉन्ग, पॉइंट बी जो है वो किस टेम्परेचर पे है, पॉइंट बी टेम्परेचर T1 के ऊपर है, और पॉइंट सी जो है वो किस टेम्परेचर के ऊपर है, ये सारी कर्व जो है वो T2 टेम्परेचर के ऊपर है। तो ये पॉइंट सी का टेम्परेचर T2 है, बी का T1 है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 टू T2, फाइनल टेम्परेचर T2 है और इनिशियल टेम्परेचर T1 है, T2 माइनस T1। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसे पुट करें डेल्टा टी क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। तो ये आपके पास W2 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया वर्क। इसी तरह से W4 कैलकुलेट करें, यानी कि वर्क डन अलोंग द पाथ, वर्क डन अलोंग द पाथ 4 ड्यूरिंग एडिबेटिक कंप्रेशन, वो कैलकुलेट किया। वो भी इसी तरह से यही फार्मूला लगेगा, डेल्टा क्यू 0 है, डेल्टा यू इज इक्वल टू दिस, अगेन चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप देखें इस पाथ के लॉन्ग टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, डी टू ए कहाँ तक जा रहा है, पॉइंट डी T2 टेम्परेचर पे है, पॉइंट ए T1 टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर इनिशियल T2 है और कहाँ तक जा रहा है, T1 तक जा रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2। सो नाउ पुट डेल्टा टी T1 माइनस T2। ठीक हो गया। अब ये आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया 4 पाथ के लिए। अब इन चारों वर्क डन को ऐड कर लें, चारों पाथ हमने वर्क डन फाइंड कर लिए, चारों को ऐड कर लें। देखिए यहाँ से देखें वर्क डन W2 किसके इक्वल था, सेकंड पाथ का वर्क डन W2 किसके इक्वल है, इस चीज की, और W4 जो है ये किसके इक्वल है, इसके। तो ये दोनों देखें इक्वल एंड ऑपोजिट है, सेम चीज है और इक्वल एंड ऑपोजिट। ये T2 माइनस T1 है प्लस T1 माइनस T2। इन दोनों वर्क डन को जब हम ऐड करेंगे, टोटल वर्क डन में जब ऐड करेंगे तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, बिकॉज ये ऑपोजिट साइन के साथ है, सेम चीज है। टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम हमारे पास आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। जब आप इसमें सारी सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो W2 और W4 जो है वो इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग आपके पास वर्क डन रह जाएगा W1 प्लस W3। तो ये W1 की वैल्यू है, अभी हमने फाइंड किया, और ये W4 जो भी हमने फाइंड किया है, सॉरी W3, W1 एंड W3, ये W1 है और ये W3। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आपके पास आ जाएगी। इसका आप मॉड्यूल ले लें, सिर्फ हमने उसकी नेट उसकी सिर्फ वैल्यू देखनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा, एन के यहाँ पे दोनों में कॉमन है, ठीक है, एन के को बाहर निकालें तो ये बाकी के रेस्ट टर्म आ जाएंगे। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम आ गया। ठीक है, अब आए एफिशिएंसी के डेफिनेशन पे। एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है, ईटा क्या होता है, वर्क डन बाय सिस्टम एंड हीट इन, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट इन, ये इसकी डेफिनेशन एंड टॉपिक है। तो वर्क डन कितना है सिस्टम के का, मॉड ऑफ W डिवाइडेड बाय Q। अभी ये हमने W फाइंड किया, तो ये वर्क डन की जो वैल्यू भी हमने फाइंड किया ये पुट कर दें, डिवाइडेड बाय Q। ये बेसिकली Q1 है, क्योंकि हमने हीट इन लेनी है। हीट इन का मतलब है इनपुट हीट, वो हीट जो हीट बाद की थी। तो क्या थी हीट बाद की हीट, Q1 क्या थी, अभी हमने फाइंड किया यहाँ पे, Q1 ये हीट थी। इसको आप डिनोमिनेटर में पुट कर दें। ठीक है, पुट करके इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, रीअरेंज करें, कुछ फैक्टर कॉमन है ऊपर नीचे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये T1 ये भी डिनोमिनेटर को दोनों के साथ करें, ये टर्म सेम है, यहाँ पे 1 का फैक्टर आ जाएगा प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, प्लस को सिंप्लीफाई करें इजीली आपके पास रिलेशन आ जाएगा।
अब देखिए एफिशिएंसी जब हमने बतानी है, अब हमें इसको कंप्लीट सॉल्व करने के लिए, इसे एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए हमारे पास ये वॉल्यूम के रेशियो का हमें पता होना जरूरी है, ठीक है ना। ये आपको पीछे एंट्रोपी के लिए भी चाहिए, तो हम ये एंट्रोपी वॉल्यूम की ये रेशियो पहले कैलकुलेट करते हैं किसकी तरफ। अच्छा, ये रेशियो फाइंड करने के लिए हमें साइक्लिक प्रोसेस के एडिबेटिक पार्ट्स को देखना होगा। दो पार्ट्स हैं, B2C और C2D, ये दोनों पार्ट्स जो है एडिबेटिक हैं, इनको देखें। ये रेशियो, वो इक्वेशन जो आपको याद होगा, हमने एडिबेटिक इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में फाइंड की थी, टी वी रेज्ड पर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। उस इक्वेशन को आपने अप्लाई करना है इन दोनों एडिबेटिक कर्व्स के ऊपर, एडिबेटिक पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। B2C अप्लाई करें और देन D2A अप्लाई करें। देखिए B2C उस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, TB VB रेज पर गामा माइनस वन इज इक्वल टू TC और VC रेज पर गामा माइनस वन। तो TB टेम्परेचर जो है वो T1 है और TC टेम्परेचर T2। तो ये एडिबेटिक इक्वेशन अब दोनों पार्ट्स के ऊपर अप्लाई कर दें। फर्स्ट पार्ट B2C के लिए ये एडिबेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और C2D पार्ट के लिए सिंपली आपने C2D जो पार्ट है उसके पॉइंट C के ऊपर लगाया तो ये आ गया, और ये पॉइंट D के ऊपर जो वैल्यूज है वो ये आ गई, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में से T2 ओवर T1 की वैल्यू निकालें और दूसरे में पुट कर दें, ठीक है। तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, सिंपल ये रेशियो आ जाएगा। कैसे आएगी, किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से T1 ओवर T2 या T2 ओवर T1 की रेशियो निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वॉल्यूम की रेशियो आ जाएगी। अब वॉल्यूम की इस रेशियो को आपने यहाँ पुट करना है, ठीक है। जब यहाँ पे आप पुट करेंगे इसका क्या मतलब है, देखें VD ओवर VC किसके इक्वल है, VD ओवर VC। हमें यहाँ पे चाहिए VD ओवर VC, जबकि हमारे पास यहाँ पे है VC ओवर VD। तो VC और VD किसके इक्वल है, VB ओवर VA, इनवर्स ऑफ VB ओवर VA के, क्योंकि हमें इसका ऑपोजिट यहाँ पे चाहिए। तो वो पुट करेंगे, -1 का साइन ऊपर आएगा, ठीक है ना, उसके इन्वर्ट है -1 का। उसके ऊपर जब आप लॉ की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पता है जब पावर में होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो माइनस साइन इधर आ जाएगा। अब देखें ये आपके पास रेशियो सेम होगी, VC और VD किसके इक्वल है, VB ओवर VA के। वो पुट करें तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा log ऑफ VB ओवर VA, तो नीचे भी log ऑफ VB ओवर VA। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये नेगेटिव साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस T2 ओवर T1। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल कॉर्नर साइकिल। रिवर्सिबल इंजन है ये, कॉर्नर थ्योरम को बेसिकली प्रूव कर रहा है। ये एफिशिएंसी है, और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो किसी इंजन की हो सकती है। इससे ज्यादा किसी इंजन की इससे ज्यादा किसी इंजन की एफिशिएंसी नहीं होती है। अब देखिए हमने स्टार्ट में बात की थी कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि हीट रिजर्वायर और हीट सिंक का टेम्परेचर इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एफिशिएंसी आपके पास जीरो हो जाएगी। तो ये चीज आप यहाँ से देखिए चेक कर सकते हैं, T2 और T1 की रेशियो को सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे T2 और T1 बराबर हो जाएंगे, T2 इज इक्वल टू T1 हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो ये 1 रह जाएगा, और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपके इंजन की कोई एफिशिएंसी ही नहीं होगी। सो ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों रिजर्वायर्स का, यानी कि हीट रिजर्वायर और हीट सिंक, दोनों का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। T2 और T1 जो है वो इक्वल नहीं होने चाहिए, दोनों इक्वल नहीं हो। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉर्नर थ्योरम की इस एक पार्ट को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा उसका पार्ट ये हमने ये प्रूव करना है, ये तो हमने कॉर्नर साइकिल की, कॉर्नर इंजन की एफिशिएंसी फाइंड कर ली। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो कि इंजन रख सकता है, इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी इंजन की नहीं होती है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट इसका क्या है, हमने ये प्रूव करना है कि दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट एनी इंजन कैन हैव, इससे ज्यादा नहीं होती है, तो हमने ये चीज अब प्रूव करनी है।